हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द रोमांटिक पीरियड, जिसकी शुरू स्टार्टिंग मानी जाती है 1789 से 1832 तक। तो चलिए फ्रेंड, और इसको क्लियर समझते हैं। तो देखिए, बेहतर तरीके से हम अपने इस हिस्ट्री को पढ़ सकें, रोमांटिक एज को पढ़ सकें, इसी वजह से हम यहाँ पर 1789 की बात करते हैं, क्योंकि ये समय था जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। पूरे यूरोप में एक बदलाव की लहर दिख रही थी। तो एक तरफ अपने लेफ्ट साइड में मैंने हिस्टोरिकल इवेंट्स को लिखा है और राइट साइड की तरफ मैंने लिटरेरी इवेंट्स लिखा हुआ है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि लिटरेचर को पढ़ने के लिए, उस समय के हिस्ट्री को पढ़ना भी ज़रूरी होता है। इस वजह से मैंने एक तरफ हिस्टोरिकल इवेंट्स को भी लिखा है, जिसके जिसके वजह से आप चीज़ों को याद रख सकें। और क्योंकि ये बात सच है कि क्यों लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर के जो थीम रहते हैं वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में होने वाले चेंजेस पर ही बेस्ड होते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रांस रिवॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो फ्रांस में एक मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और उस वक्त डायनेस्टी थी बर्बन डायनेस्टी, जिसके किंग थे लुइस 16। उनका शासन चलता था। इनका शासन बहुत ही वर्स्ट था। जो मिडिल क्लास, जो वर्किंग क्लास पीपल थे, वो इनसे बिल्कुल खुश नहीं थे। इनके जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी आए, उन्होंने लोगों को निगेटिव तरीके से प्रभावित किया। उसी समय पर 1789 में ही, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ही समय, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी खूब देखा गया था। महान साइंटिस्ट का जन्म उसी वक्त से होना शुरू हो गया था। तो हैंडलूम्स का इन्वेंशन हो चुका था, और जो हैंडलूम्स के इन्वेंशन होने की वजह से जो लार्ज अमाउंट ऑफ जो वर्कफोर्स था वो इंग्लैंड की तरफ माइग्रेट होकर के जा रहा था। यानी इंग्लैंड की जनसंख्या जो है काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद इंडेमिक होता है, यानी कि लोकल जो डिसीज होती हैं वो पूरे इंग्लैंड में फैल जाती हैं, और फिर भारी संख्या में लोग मारे जाते हैं, क्योंकि पैसे उनके पास नहीं होते हैं। इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। एक तो वैसे ही पहले से ही एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होता है, और साथ ही साथ बैड पॉलिसी की वजह से जो प्राइजेस ऑफ जो ब्रेड्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो लोग पूरी तरह से पैनिक हो जाते हैं, व्याकुल हो उठते हैं, और इन्हीं लोगों का साथ दिया था उस समय के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के फिलोसोफर्स ने और राइटर्स ने। तब जाकर के लोगों ने मांग की, लोग जागरूक हो उठे, और लोगों ने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की मांग की। ये मोटो था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। लोग इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने बेस्टिल का जो जेल था, जो सिंबल ऑफ ऑपरेशंस बाय द रॉयल सोसाइटी माना जाता था, लोग उसे जा करके डिमोलिश कर देते हैं, और जो भी निर्दोष लोग हैं उन्हें बचा लेते हैं। निर्दोष का मतलब ये हुआ कि जो कोई भी पर्सन मोनार्की के खिलाफ बोलता था, लुइस 16 उसे उठा करके बेस्टिल के जेल में बंद कर दिया करता था। बाद में लुइस 16 को भी दोषी पाया जाता है, और उसको भी मृत्यु की सजा सुनाई जाती है। लिटरेरी इवेंट की जब हम बात करते हैं तो 1789 में ही फ्रांस में जैकोबिन एक पॉलिटिकल क्लब था। स्टार्टिंग में तो ये केवल एक फ्रेंच मोंक के द्वारा बनाया गया था, लेकिन बाद में चल करके बहुत इंटेलेक्चुअल लोग भी इसमें शामिल हुए थे, और इस क्लब ने खुले तौर पर डेमोक्रेसी का सपोर्ट किया था। मोनार्की का अपोजिट डेमोक्रेसी होता है, यानी रूल बाय पीपल का सपोर्ट किया था। 1790 में एडमंड बर्क ने अपना वर्क लिखा था, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, जिसमें रिवॉल्यूशन वाज कंसीडर्ड एज द थ्रेट टू द अरिस्टोक्रेसी। रेवोल्यूशन को एरिस्टोक्रेसी का थ्रेट माना गया। उस वक्त महान केमिस्ट, या फिर मैं कहूँ कि महान साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्टले, जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। इन्होंने एडमंड बर्क के सपोर्ट में आर्टिकल्स लिखे और कई आर्गुमेंट लिखे, और इनसे इन्फ्लुएंस होकर के बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने
एडमंड बर्ग का और डेमोक्रेसी का साथ दिया। एक फेमिनिस्ट राइटर थे जिनका नाम था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। उनका वर्क था अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वोमेन। वोमेन की कंडीशन भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय या फिर मैं कहूँ कि 1789 या फिर मैं कहूँ रोमांटिक एज में दयनीय थी, पैथेटिक कंडीशन थी। तो उनके अपलिफ्टमेंट को लेकर के मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने कई वर्क लिखे। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो हैं विलियम गॉडविन की वाइफ थी और मैरी शैली की मदर थी। तो हम ये देख पाते हैं कि जो विलियम गॉडविन ने अपना एक वर्क लिखा था पॉलिटिकल जस्टिस, जो 1793 में आया था, ये पूरी तरह से मोनार्की के खिलाफ था। इन्होंने इन्होंने भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया और इनके इसी थ्योरी से लेकर के जो पीबी शैली हैं वो प्रभावित होते हैं और फिर अपना मास्क ऑफ एनार्की और क्वीन मोब और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जैसे वर्क लिखते हैं रिवोल्ट के तौर पे। हम विलियम ब्लेक को भूल नहीं सकते जब हम इस टाइम पीरियड की बात करें और फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके बाद रोमांटिक एज की बात करें तो विलियम ब्लेक ने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस अपना वर्क लिखे, जिसमें उन्होंने जो उस वक्त की जो दिखावटी सोसाइटी थी, जिसमें बच्चों का कैसे शोषण किया जाता था, वोमेन का कैसे शोषण किया जाता था, इन सभी की बातों ने विलियम ब्लेक ने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में की है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरा पीरियड है, अगर मैं 1798 से लेकर के 1837 तक यदि मैं देखता हूँ, तो ये जो पूरा पीरियड है फ्रेंड, वो है अपना यानी कि लगभग ये बनता है 39 ईयर का। तो इस 39 ईयर को भी मैंने अलग अलग स्लैब में बांट दिया है, जिससे कि और आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो अभी हम लोग बस बात कर लेते हैं 1798 से 1805 से। तो देखते हैं यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स यानी इस वक्त क्या हो रहा था अपने भारत में, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1798 में क्या चल रहा था हमारे यहाँ, तो एंग्लो मैसूर वार चल रहा था इंडिया में। पढ़ते हैं और कह रहा है कि ब्रिटिश प्लंडर्स इंडिया एट द नेम ऑफ ट्रेड एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश द मेनी कॉलोनी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में तो भारी तरह से अपने पकड़ बना रहे थे, और न केवल इंडिया में बल्कि और जो बाकी ट्रॉपिकल कंट्री हैं वहाँ पर भी वो लोग अपने कॉलोनी को फैला रहे थे। तो क्या हुआ फिर, तो देखिए, और फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन 1799। तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ केवल एक ही रेजिस्टेंस था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्लरिश होने में रोक रहा था, और वो था टीपू सुल्तान। तो आंग्ला मैसूर वार होता है और फिर से टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को खुली छूट मिल जाती है ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड के नाम पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स ने भारत को पूरी तरह से प्लंडर किया। और उसी समय पर क्या हो रहा था लिटरेरी इवेंट्स में, तो देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिरिकल बैलाड्स उस समय में 1798 में पब्लिश हुआ, और रियल जो रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है वो इसी से मानी जाती है, क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ते हैं। लिटरेचर में हमारा जो पॉइंट होना चाहिए वो पूरी तरह से लिटरेचर की तरफ फिक्स होना चाहिए। तो 1798 में लिरिकल बैलाड्स पब्लिश होता है और फिर रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। इस लिरिकल बैलाड्स में अलग तरीके के थीम जो नियो क्लासिकल्स से अलग थी, अलग तरीके से लैंग्वेज जिसका प्रभाव दिखा, जिस पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव दिखा, वो चीज़ विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसमें लिखा। फ्रेंड, इसके कई पब्लिकेशन आए। फर्स्ट एडिशन जो था वो तो 1798 में आ गया, पर उस पर राइटर का नाम नहीं था। मैं कहूँ कि वो एनोनिमस था। तो जब ये वर्क आया तो लोग लिरिकल बैलाड्स को क्रिटिसाइज करने लगे, क्योंकि उस पूरे लिरिकल बैलाड में इजी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था, और ये रूल था उस समय का कि पोएट्री में हमेशा बम्बास्टिक, हमेशा टिपिकल डिफ़िकल्ट वर्ड का ही यूज किया जाता था।
तो 2 साल के बाद इसी क्रिटिसिज्म को बचने के लिए और अपने व्यू को रखने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलाड में प्रीफेस जोड़ा, और प्रीफेस जोड़कर को वो बताते हैं कि नहीं, जो पोएट्री होती है वो कॉमन, वो बनाई जाती है कॉमन पीपल को भी इंजॉय करने के लिए। तो इसी वजह से पोएट्री में आसान शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। इसी बात को क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने प्रीफेस का यूज किया। उसका 3rd एडिशन आया था 1802 में, और फिर 4th एडिशन आया था 1805 में। आप इनके ईयर्स याद रखिए। रोमांटिसिज्म वास्तव में था क्या? तो रोमांटिसिज्म वाज रिएक्शन अगेंस्ट द डर्टी ड्राई इंटेलेक्चुअलिटी एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ नियो क्लासिस्ट। इसके पहले जो नियो क्लासिस्ट लोग थे, यानी नियो क्लासिकल जो एज थी, उस वक्त लोग जो हैं अपने अंदर यानी अपनी क्वालिटी को हमेशा देखा करते थे। इंटेलेक्चुअलिटी ड्राई हो गई थी, लोग हमेशा खुद में ही परेशान हुआ करते थे। लेकिन रोमांटिसिज्म जब आया, रोमांटिक एज की शुरुआत हुई, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली, जॉन किट्स, इन्होंने बाहर यानी नेचुरल की ब्यूटी, बाहर की खूबसूरती पर भी ध्यान दिया और उसके रिगार्डिंग पोएम लिखना शुरू किया। ये और क्या था? फ्रीडम फ्रॉम लिटरेरी लॉ। यानी पहले न्यू क्लासिकल के समय में जरूरी था कि जो पोएट्री है वो उसका एक निश्चित राइम होना चाहिए, निश्चित मीटर होना चाहिए, हीरोइक कपलेट होनी चाहिए। लेकिन रोमांटिक एज में के जो राइटर हैं उन्होंने ब्लैंक वर्स में पोएट्री लिखा, एक अपना नया अंदाज बनाया। विलियम वर्ड्सवर्थ तो मानते थे कि चाहे वो कोई फॉर्म कोई सा भी हो, अगर कॉमन पीपल उस फॉर्म को एंजॉय कर रहा है तो पोएट्री लिखने में उस फॉर्म में पोएट्री लिखने से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो वो एक फ्रीडम चाहते थे, जो भी रोमांटिक पीरियड के राइटर थे। किससे फ्रीडम? तो फ्रीडम फ्रॉम द लिटरेरी लॉ। ठीक है, यानी कोई जरूरी नहीं है राइमिंग की, कोई जरूरी नहीं है मीटर की, इस प्रकार के शब्द यहाँ पर मेंशन हुए हैं। एक और देख लेते हैं यहाँ पर लिटरेरी हिस्टोरिकल इवेंट्स में कि नेपोलियन क्राउन्ड एम्परर ऑफ द फ्रांस इन 1804। नेपोलियन तो फिर बना एम्परर, ठीक है, 1804 में, लेकिन उसने भी मोनार्की को पुनः स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ और फिर वो हार गया। ठीक है, ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 इन बेल्जियम बाय द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। तो इस वजह से दोबारा कोशिश जो की गई थी मोनार्की स्टेब्लिश करने के लिए नेपोलियन के द्वारा, वो भी सक्सेस नहीं हो पाई। विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि लिरिकल बैलाड्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने ही कंपोज किया था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ को समझना जरूरी है। चलिए एक नया स्लाइड लेते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ को समझते हैं। कह रहा है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि जो इंडिया में जो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट मिल चुकी थी ट्रेड करने के लिए, क्योंकि टीपू सुल्तान हार गया था, तो हम ये देख पाते हैं यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा की संख्या में जो ब्रिटेन से जो लोग हैं वो इंडिया आया करते थे। ब्रिटेन की शायद ही कोई फैमिली रही होगी जो जिसका संबंध इंडिया से ना हो। हर ब्रिटेन के फैमिली से हर कोई ना कोई मेंबर जरूर इंडिया में आता था ट्रेड करने के लिए। हम दूसरे की क्या बात करें, हम वर्ड्सवर्थ की ही बात कर लेते हैं। हम ये देख पाते हैं कि वर्ड्सवर्थ ब्रदर डाइड इन जर्नी टू द इंडिया। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उनके भाई जो थे, खुद ही उनकी डेथ हो गई थी जब वो भारत से ट्रेड करके जा रहे थे इंग्लैंड। तो वर्ड्सवर्थ के अंदर जो इमोशन आया वो यहीं से आया। वर्ड्सवर्थ के जो करीबी फ्रेंड थे, उनकी भी डेथ हो जाती है 1802 में। ही वॉज मैरिड टू मैरी हचिनसन। तो ये जो फैक्टर हैं ये रिस्पॉन्सिबल बने वर्ड्सवर्थ के अंदर इमोशनलिटी को लाने में। तो इसीलिए वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं? पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो ये जो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो जो होता है वो हमेशा इमोशन में होता है। तो ये इमोशन आया कहाँ से?
ये इमोशन यहीं सारी चीज़ों से आया। और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे, लेकिन ये दो मेन इंपॉर्टेंट थे जिसकी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ भी इमोशनल हुए और उसके बाद उन्होंने ये थ्योरी दी पोएट्री के लिए। नेचर को लेकर के इनका जो इंटरेस्ट था, तो वो रोशियो का प्रभाव उनके ऊपर दिखा। ठीक है, जो फिलोसोफर थे रोशियो, जिनका यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ है, तो इनके प्रभाव में आकर के वर्ड्सवर्थ बात करने लगे रिटर्न टू नेचर का, और नेचर इज अ हीलर की बात करने लगे। जो दुख था, वो कह रहे थे कि जो दुख है आसपास कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, जो टेक्निकल एडवांसमेंट होने की वजह से जो माइग्रेशन है हो रहा है, जो लोग अस्त व्यस्त फील कर रहे हैं, तो उसका एक इलाज है कि रिटर्न टू नेचर, नेचर के भी ब्यूटी को देखो। वो खुद भी जा करके अपने जो विलेज लैंडस्केप था वहाँ पर अपने जीवन के आखिरी समय में जा करके बस जाते हैं। और वो थ्योरी ऑफ पोएट्री में क्या देते हैं, लिरिकल बेलार्ड्स में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पहले पोएट्री लिखने से पहले चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं तो फिर हमें रिकलेक्ट करना चाहिए, रिकलेक्ट करने के बाद फिल्टर करना चाहिए, और फिल्टर करने के बाद ही यानी फोर्थ स्टेज पर फिर पोएट्री का जन्म होता है, पोएट्री जा करके बनती है। तो ये एक पोएट्री की थ्योरी है जो वर्ड्सवर्थ ने दिया था। अब हम बात करते हैं 1805 से लेकर के 1819 तक। तो इसमें कुछ खास नहीं है। पहले हम इसमें लिटरेरी इवेंट्स देख लेते हैं, तो हम यही देख पाते हैं कि जो लेविस रोमांटिक टेल्स आया था, ठीक है, जेन ऑस्टिन सेंस एंड सेंसिबिलिटी वर्क इनका आया था 1811 में। जेन ऑस्टिन एक फीमेल राइटर थी, और ये मुख्य रूप से ये नोवेल का जो जेनरा था उसके लिए जानी जाती हैं। फ्रेंड, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो रोमांटिक एज था उसमें केवल और केवल पोएट्री फ्लरिश हुआ था, केवल पोएट्री फ्लरिश हुआ था। लेकिन पोएट्री तो केवल लिटरेचर का जॉनरा होता नहीं है, पोएट्री के अलावा नॉवेल्स होते हैं, ठीक है, ड्रामा होते हैं, शॉर्ट स्टोरी का जॉनरा होता है। लेकिन रोमांटिक एज में केवल पोएट्री फेमस हुई थी। उसके बाद दूसरा प्लेस था नॉवेल्स का और तीसरा प्लेस था ड्रामा का। तो जो थोड़े बहुत नॉवेल फेमस हुए थे उसमें उसी में नाम आता है जेन ऑस्टिन का, जिनका थीम रहता है हमेशा वो डोमेस्टिक लाइफ को और सेक्स, और उसके बाद जो इस टाइप की जो थीम हुआ करती हैं, फैमिली रिलेशन, यूनियन रिलेशन की जो बात होती है, तो उसकी थीम जो है जेन ऑस्टिन अपने वर्क में रखती हैं। और हम पढ़ते हैं आगे कि बायरन चाइल्ड एंड हेरोल्ड कैंटोज 1 आया था। ठीक है, बायरन जो लॉर्ड बायरन थे, ठीक है, उनका एक वर्क था चाइल्ड एंड हेरोल्ड का कैंटो फर्स्ट आया था इसी दौरान। कॉलरिज ने अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा था। ठीक है, जिस तरह से पिछले पीरियड में हम लोगों ने देखा कि कैसे लिरिकल बैलाड्स पब्लिश होने के बाद जो नया थ्योरी दिया गया पोएट्री से रिलेटेड, उसी तरह से 1805 से लेकर के 1819 तक, 1819 की जब हम बात करते हैं, यानी इस 14 साल की जब हम बात करते हैं, तो उसका जो पूरा चेंजेस था वह कॉलरिज के बायोग्राफिया लिटरेरिया की वजह से प्रभावित रहा। जॉन किट्स के भी पोएम आए इसी वक्त। फिर मैरी सेली ने फ्रैंकस्टाइन नॉवेल लिखा, और राइटिंग वर डोमिनेटेड बाय इमेजिनेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इस समय का जो राइटिंग पीरियड था वो फुली इमेजिनेशन पर बेस्ड था, टोटली इमेजिनेशन पर बेस्ड था। लोग अपने पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करते थे पोएट्री के माध्यम से। जो मैं लिटरेरी फ्रीडम ऑफ लिटरेरी लॉ की बात कर रहा था, तो मैं इसी की बात कर रहा था, यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स एंड फ्रीडम फ्रॉम लिटरेरी लॉ, विदाउट राइमिंग और विदाउट मीटर की यहाँ पर बात होने लगी थी। जिस भी लैंग्वेज को कॉमन पीपल पसंद करते हैं उसी वे में पोएट्री लिखा जाए, यही मकसद था रोमांटिसिज्म का। और यहाँ समझते हैं, तो हम जब किड्स का यहाँ पर पोएम लिखा हूँ, तो हम एक बात जानते हैं कि अच्छी तरह से कि किड्स के पोएम को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। किसके द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था? तो 1817 में जो ब्लैकवुड मैगजीन था उसके एडिटर्स के द्वारा। इनको एक अलग से नाम कोकने स्कूल ऑफ पोएट्री भी जोड़ दिया गया था इसी ब्लैकवुड एडनबर्ग मैगजीन के द्वारा। और इसके एडिटर थे फ्रांसिस जेफरी, इनका नाम आप याद रखिए, जिन्होंने लगभग 200 आर्टिकल्स लिखा
क्रिटिकल एनालिसिस किया कंटेम्प्ररी पोएम्स का। बायोग्राफिया लिटरेरिया में टोटल 23 चैप्टर्स हैं, जिनको एसटी कॉलेज ने 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड किया है। तो पहले तो लिरिकल बैलाड्स आ चुका था, पहले विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी थ्योरी दे चुके थे, लेकिन जब बायोग्राफिया लिटरेरिया जब पब्लिश हुई तो उसमें एसटी कॉलेज ने अपना डिफरेंट व्यू रखा, और अनइंटेंशनली वो जितने भी उनके व्यू थे पोएट्री के रिगार्डिंग, वह विलियम वर्ड्सवर्थ से अलग थे, और इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ अनइंटेंशनली क्रिटिसाइज हो गए, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू पोएट्री के बारे में अलग अलग था। कॉलरिज ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, पोएट थिंक अ लॉट ओवर द पोएट्री एंड इट्स मीटर एंड इट्स राइम। कॉलरिज कहते हैं कि ये इस पोएट्री जो होता है वो स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं है। पोएट्री लिखने से पहले एक पोएट 1000 बार सोचता है उसके राइम के बारे में, उसके मीटर के बारे में, उसके थीम के बारे में। एसटी कॉलरिज ने इसी बायोग्राफिया लिटरेरिया में वो इमेजिनेशन एंड फैंसी की बात करते हैं, और इमेजिनेशन में भी वो बांटते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन को डिवाइड करते हैं आपस में। फ्रेंड, एसटी कॉलरिज ने ही विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की भी थ्योरी दिया था, इसको भी अभी हम जानेंगे। थोड़ा हम कंपेयर कर लेते हैं कि किस प्रकार से एसटी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के व्यू आपस में अलग अलग थे। तो हम ये देख पाते हैं कि एसटी कॉलरिज आर्टिफिशियलिटी की बात करते हैं। उनका ये मानना था कि पोएट्री में आर्टिस्टिक लैंग्वेज का यूज होना चाहिए, जो लोगों को प्रभावित करे, जो केवल खास लोगों को ही आनंद पहुंचा सके। लेकिन वर्ड्सवर्थ कहते हैं नहीं, पोएट्री को नेचुरल होना चाहिए, जो दिमाग में आए वही चीज़ पोएट्री के रूप में निकलनी चाहिए। एसटी कॉलेज कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी आर्टिस्टिक, वहीं वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी सिंपल एंड एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल ऑफ सोसाइटी। एसटी कॉलेज हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को ऑर्डिनरी बना करके पेश करते हैं। मतलब गोथिक थीम को कैसे, अगर आप राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जब हम पढ़ते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि उसमें एक एविल सोल रहता है, उसमें एक भूतिया सीप रहती है, जहाज रहती है। ये सब क्या है? ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, लेकिन एसटी कॉलेज इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि मानो वो ऑर्डिनरी हो। लेकिन वहीं पर विलियम वर्ड्सवर्थ ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के पेश करते हैं। जब हम टिंटर नेबे पढ़ते हैं तो कैसे वो एक सिंपल से कॉटेज को कितना बढ़ा चढ़ा करके खूबसूरत बताते हुए वो दिखाते हैं। तो दीज आर द बिग डिफरेंसेस बिटवीन एसटी कॉलेज एंड वर्ड्सवर्थ। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को हम लोग छोड़ दिए हैं अभी, ठीक है, हम आगे इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर कि पीटर लूम, अब उसके बाद हम नेक्स्ट स्लेब में जब देखते हैं तो 1819 से 1821 तक अब हम बात करते हैं। तो इस पीरियड में कुछ खास नहीं, बस पीटर लूम मैसेकर हुआ था, ठीक है। ये पूरा ब्रिटेन में हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। तो इंग्लैंड में यानी कि लोग थे वो भी मोनार्की के अगेंस्ट में खिलाफ हो गए थे, तो फिर जा करके जो इंग्लैंड के किंग थे उन्होंने यानी कि ऑर्डर दिया कि जा करके जो भी लोग इकट्ठा हैं उन्हें हटा दिया जाए। तो उसी में कई लोगों की डेथ हो जाती है, उसी को हम लोग पीटर लू मैसाकर बोलते हैं। पीटर लू मैसाकर प्रभावित किया था पीबी शैली के वर्क्स को लिखने के लिए, जो पीबी शैली भी बात करते हैं फ्रेंड्स अबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की के लिए। तो वो इसी पीटर लू मैसाकर से प्रभावित होकर के वो बात करते हैं। तो फिर वही कहते हैं यहाँ पर कि लॉर्ड बायरन ने डॉन जुआन पब्लिश किया था, ठीक है। लॉर्ड बायरन ने डॉन जुआन इनका फेमस पोएम है, ठीक है, वो यहाँ पर आया था। पीबी शैली का सेंसी जो है ड्रामा था, ठीक है। फ्रेंड, मैंने कहा कि ये ड्रामा है, तो ड्रामा में ये ड्रामा तो था, लेकिन ड्रामा तो इस वक्त चलता नहीं था, तो इन्होंने वर्स ड्रामा लिखा है, ठीक है। सेंसी एक वर्स ड्रामा है, सेंसी कह लीजिए, सेंसाई कह लीजिए, जो भी है। तो और पढ़ते हैं इसमें, पीपल ओनली गेव इम्पोर्टेंस टू द पोएट्री। जो पीपल थे उस बस केवल और केवल पोएट्री को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। इसी वजह से जब ड्रामा भी लिखा जाता तो पोएट्री के ही फॉर्म में लिखा जाता था, ठीक है, ताकि लोग बस उसको एक राइमिंग के साथ गा सकें। नोवेल हैड नो प्लेस इन रोमांटिक एज, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है। और ड्रामा ऑफ शेक्सपियर्स एंड मॉर्लो वर बीइंग परफॉर्म्ड, तो उस वक्त भी तो स्टेज परफॉर्मेंट हुआ करते थे,
यानी कि रोमांटिक एज में भी तो स्टेज पर परफॉर्मेंस हुआ करते थे। तो इस स्टेज परफॉर्मेंस पर क्या परफॉर्म किया जाता था? तो वही जो को यानी कि एलिजाबेथन समय के जो राइटर्स थे, जिसमें विलियम शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो आते हैं, उन्हीं के ड्रामा इस समय पर भी पब्लिश हुआ करता था और स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था और लोग एंजॉय करते थे। अब बढ़ते हैं 1821 से लेकर के 1837 तक, जो कि अब ये लास्ट है। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि ग्रीक बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रेक अवे फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, ये एक ग्रीक वॉर चल रहा था। ठीक है, ग्रीक वॉर में था कि ग्रीक को लोग जो थे वो प्रयास करते थे ऑटोमन एम्पायर से फ्री कराने के लिए। इसी में जो लॉर्ड बैरन है वो ग्रीक वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं और जो जो थीम है किड्स के पोएम की, पीवी शैली के पोएम की, तो वो लोग भी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। तो ये क्या था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो यही था, ग्रीक को ऑटोमन एम्पायर से फ्री कराने की बात चलती थी और लोग जो है पैसे इकट्ठा करके और अपने वर्क को लिख करके प्रभावित लोगों को करते थे, जिससे कि ग्रीक को इंडिपेंडेंस करा लिया जाए ऑटोमन एम्पायर से। 1820 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी आ गया और ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट देखने को मिला और 1825 में स्टॉकटोन एंड डार्लिंगटन रेलवे, द फर्स्ट पब्लिक रेलवे इन द वर्ल्ड, ओपन इन इंग्लैंड। तो पहली बार जो रेल चलाई गई थी पूरी दुनिया में वो इंग्लैंड में ही चलाई गई थी 1825 में। ठीक है, और ज़्यादा तेज़ी से माइग्रेशन होने लगा और ज़्यादा लोग मेटेरियलिस्टिक बनने लगे, तो उसी की यहाँ पर बात हो रहा है। और लिटरेरी इवेंट्स में 1821 से 37 में हम ये देख पाते हैं कि जो पीवी शैली का एडोनीस वर्क आया, ठीक है, जो कि एक एलिजी था जिसमें उन्होंने जॉन किट्स को मॉर्न करने के लिए, जॉन किट्स के डेथ को मॉर्न करने के लिए उन्होंने लिखा था इसमें। टॉमस डी क्विंसी भी रोमांटिक एज के एक इम्पॉर्टेंट पोएट हैं जिन्होंने अपना वर्क लिखा कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर 1822 में। और उसके बाद हम ये देखते हैं लास्ट में कि 1837 में क्या होता है कि फिर विक्टोरियन एरा की शुरुआत हो जाती है, एसेंशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड एंड ऑफ रोमांटिक एज। तो इस तरह से रोमांटिक एज ख़त्म हो जाती है और उसके बाद फिर 1837 से विक्टोरियन एज की शुरुआत हो जाती है। और इस पूरे राइटर्स को, रोमांटिक एज के जितने भी राइटर्स हैं, उनको हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेहतर अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हमने दो पार्ट में इनको डिवाइड किया है। एक पार्ट है अपना ओल्ड जनरेशन के राइटर और दूसरा जो पार्ट है वो यंग जनरेशन का राइटर है। तो ओल्ड पार्ट के जनरेशन में हम देखते हैं कौन कौन से राइटर हैं। तो विलियम ब्लेक आते हैं, रॉबर्ट साउदी आते हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरिज, चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, वॉल्टर स्कॉट और जेन ऑस्टिन। यंग जनरेशन के ये लोग राइटर हैं जिसमें पीबी शैली, मैरी शैली, लॉर्ड बायरन, जॉन किट्स, ली हंट और टॉमस डी क्विंसी। फ्रेंड, जिनको भी मैं अंडरलाइन किया हूँ उनका हम अलग से, उनके बारे में अलग से हम स्लाइड लेकर के आपको समझाने का पूरा प्रयास किए हैं इसी लेक्चर में। जैसे कि हम ये देख पाते हैं विलियम ब्लेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। हम बायोग्राफी नहीं डिस्कस करेंगे, हम केवल डिस्कस करेंगे कि जो इनका ओपिनियन था, जो इनका थीम था पोएम का, क्योंकि हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम बायोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। और बायोग्राफी पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा फिर क्लास लेंदी हो जाएगा। तो इसी वजह से हमने कुछ खास राइटर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं पोइट्री को लेकर के, हम बस उसी को यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो जॉन कीट्स हैं, ये सभी राइटर्स हैं, टॉमस डी क्विंसी, मैरी शैली, जेन ऑस्टिन। तो फ्रेंड हम, और लास्ट में हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म थे जो इस एज में हुए थे, हम उन सभी की बात करेंगे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं, हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड, एक बात मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से आप डेडिकेटेड हैं अपने स्टडी को लेकर के। तो मैं अपना वीडियो लाऊंगा, अगला वीडियो विक्टोरियन एज पर होगा। अगर आप थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा पहुँच रहा है, आपको लग रहा है कि इस वीडियो को बनाने के लिए एफर्ट लगा होगा, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा स्टिमुलेट हो पाऊँ, मोटिवेट फील करूँ, जिसके थ्रू मैं अपने लगातार जो
इंसेसेंट वीडियो हैं, मैं उनको ला सकूं और जिससे कि हम सभी का फ़ायदा हो सके। तो विलियम ब्लेक की बात करते हैं। इनका लाइफ टाइम जो था 1757 से लेकर के 1827 तक रहा। ही इज़ अ इनएविटेबल राइटर ऑफ रोमांटिक पीरियड, क्योंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो आग है उसको हवा देने का काम, उसको फैलाने का जो काम किया था वो विलियम ब्लेक ने ही किया था। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट पोएट आफ्टर मिल्टन। ऐसा माना जाता है कि मिल्टन के बाद जो ग्रेटेस्ट पोएट हुए तो वो विलियम ब्लेक ही थे। विलियम ब्लेक की ये खासियत थी कि वो एक पेंटर भी थे और वो 2 वर्क लिखा करते थे एक ही साथ में। ये एक वर्क का नाम था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और दूसरा उनका वर्क था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक तरफ पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात किया करते थे किसी टॉपिक पर, तो दूसरी तरफ वो नेगेटिव एस्पेक्ट की बात किया करते थे अपने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में। चलिए और डीप तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कि ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसॉफी एंड कंटेम्प्रेरी थियोलॉजिकल डिबेट्स। तो फिलोसॉफिकल जो डिबेट्स हुआ करते थे, थियोलॉजिकल डिबेट्स हुआ करते थे, उनसे ये प्रभावित थे। थियोलॉजिकल डिबेट्स का मतलब ये होता है कि जो डिबेट रिलेटेड टू द बिलीफ ऑफ गॉड है तो उसी को हम लोग थियोलॉजी बोलते हैं। रिलेटेड टू द गॉड एंड हेवनली पावर का जब जिसका संबंध होता है उसी को थियोलॉजी बोला जाता है। बीइंग अ पेंटर ही मेड अ मेनी स्केचेस टू इल्यूमिनेट हिज थॉट्स। दरअसल इनके थॉट जो थे वो बिल्कुल अलग थे, तो उसी थॉट को और ज़्यादा इम्पोज करने के लिए लोगों पर वह पेंटिंग भी ड्रॉ किया करते थे और ये एक बहुत अच्छे पेंटर भी थे। यानी ये अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब रहे। Blake held radical views of his age and according to him the real hero of John Milton's Paradise Lost was Satan। देखिए यहाँ पर खुद ही कितना अपोजिट व्यू रख रहे हैं। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में एडम को हीरो बताते हैं, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने के बाद विलियम ब्लेक सैटन को हीरो समझते हैं। जिसको जॉन मिल्टन ने एविल समझा था उसको विलियम ब्लेक जो है सैटन उसको हीरो मानते हैं। तो कितना यहाँ पर राइवलरी और कितना यहाँ पर रिवोल्ट तरीके से इनका थॉट्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी को रेडिकल बोला गया है, ठीक है। पूरी जनसंख्या जो थी उस जमाने में फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फिर मोनार्की को सपोर्ट करती थी, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग थे। लेकिन विलियम ब्लेक जैसे जो महान लोग थे उन्होंने मोनार्की के अगेंस्ट में बात किया, डेमोक्रेसी के एस्टेब्लिशमेंट में बात किया और मिडिल क्लास और लोअर क्लास के वेलफेयर की बात की। यही सभी कारणों की वजह से इनका वर्क था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। इन द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस ही पोर्ट्रेट द इमेज ऑफ चिल्ड्रेन, सीप, लैम्स एज अ सिंबल ऑफ प्योर स्टेट ऑफ इनोसेंस। बिल्कुल वो बच्चों की जो इमेज है, जो सीप यानी जो छोटे छोटे भेड़ बकरियां या फिर जो जानवर होते हैं, ठीक है, उनको इन्होंने प्योर बताया है। प्योर स्टेट ऑफ इनोसेंस इन्होंने दर्शाने की कोशिश की। एंड उनका जो अलग वर्क था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, ही पोर्ट्रेट द चैलेंजेस टू द इनोसेंस एंड इट्स करप्शन। तो इन सभी लोगों को, चिल्ड्रेन को किस प्रकार के चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार के चैलेंजेस से उनको गुजरना पड़ रहा है, उसकी यहाँ पर सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में ये बात किया करते थे, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो दिखावापन से भरा हुआ था उसके खिलाफ जाकर के इन्होंने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में खूब बात की है। ब्लेक सजेस्ट इन द पोएम सच एज द चिमनी स्वीपर एंड द होली थर्सडे, ठीक है। तो फ्रेंड्स और भी यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो विलियम ब्लेक हैं वो पोएम लिखते हैं जिसका नाम था क्या, चिमनी स्वीपर। तो मार्कर बदल लेते हैं और हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस वर्क को ध्यान रखेंगे, चिमनी स्वीपर्स और द होली थर्सडे। तो होली थर्सडे और चिमनी स्वीपर में क्या था, दैट द होल आइडिया ऑफ एजुकेशन एंड रिलीजन इज टू इम्पोज कंट्रोल ओवर इनोसेंस। तो वही कहते हैं कि अगर एजुकेशन का जो पूरा मकसद है वो केवल एक होना चाहिए और वो ये मकसद होना चाहिए कि कैसे हम जो बच्चों का भविष्य है उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकें। चिमनी स्वीपर में तो वो कहते हैं कि जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है, पुराने समय में क्या होता था कि छोटे बच्चे चूँकि साइज छोटा होने की वजह से जो चिमनी में उनको भेज दिया जाता था कि जाओ धूल साफ करके आओ, लेकिन काफ़ी अंधेरा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चों की डेथ हो जाया करती थी। तो उनकी पैथेटिक कंडीशन के अगेंस्ट में जा करके विलियम ब्लेक ने
ये वर्क लिखा, चिमनी स्वीपर, होली थर्सडे उन्होंने लिखा, जिनका पूरा मकसद था कि कैसे छोटे बच्चों को एजुकेशन दिया जाए और कैसे हम रिलीजियस इज टू इम्पोज कंट्रोल ओवर द इनोसेंस, ठीक है, और यानी कि उनके इनोसेंस को कैसे मेंटेन करके रखा जाए। ही रिवील्ड द डार्क इमेजेस ऑफ कंटेम्प्ररी सो कॉल्ड कल्चर एंड डिसिप्लिन। बिल्कुल ये बात सच है कि उन्होंने जो डार्क रियलिटी था कंटेम्प्ररी सोसाइटी में, ठीक है, उस समय में जो लोग थे, जो न्यू क्लासिकल लोग थे, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत कल्चर्ड समझते थे, तो उसके डार्क एस्पेक्ट को विलियम ब्लेक ने दिखाया, यही सब पोयम लिख करके, चिमनी स्वीपर, द होली थर्सडे और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस और इनोसेंस लिख करके। उन्होंने न केवल जो न केवल एरिस्टोक्रेसी, न केवल मोनार्की को क्रिटिसाइज किया, बल्कि जो पेरेंट्स हुआ करते थे उस समय में, जो अपने बच्चों को इस प्रकार के वर्क को करने के लिए मजबूर किया करते थे, उनको भी विलियम ब्लेक ने हैविली क्रिटिसाइज किया था। इन द पोयम द सीक रोज he described the corruption of beauty and innocence. His poem contained the critique of social system, ठीक है, जो सोशल सिस्टम था लंदन में, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, एंड प्रेज एंड अवे एट दी पावर ऑफ गॉड एंड कंट्रोवर्शियल व्यू फॉर इंस्टेंट दैट वी कीप पीपल पुअर सो दैट वी कैन शो देम मर्सी एंड चैरिटी देयर बाय इंश्योरिंग आवर प्लेस इन हेवन। ये कितना फिलोसॉफिकल लाइन है, आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कह रहा है कि जो लंदन के जो लोग थे, एक समाज को लोगों ने जानबूझ करके गरीब रखा ताकि उनको मर्सी दिखा सकें। उस जो अदर सेक्शन था, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, उसको लोग मर्सी दिखा सकें, उनको चैरिटी कर सकें, और चैरिटी करने के बाद अपना एक प्लेस है हेवन में फिक्स कर सकें। अगर एक सोसाइटी का एक हिस्सा गरीब है, ये वह इसीलिए है क्योंकि उस वहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हुआ है। और ये हुआ क्यों है? ये केवल इसके लिए एक आदमी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, जितने भी हाई क्लास सोसाइटी है जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं। तो वो जानबूझ करके एक सोसाइटी को गरीब बना देते हैं, और फिर जा करके अपनी मर्सी को और चैरिटी को शो करते हैं, और फिर जा करके ये सोचते हैं कि उन्हें हेवन में एक अलग सा जगह मिल जाएगा। तो कितना कंट्रोवर्शियल व्यू है विलियम ब्लेक का। ही रोट प्रोफेटिक बुक, उन्होंने कुछ प्रोफेटिक बुक भी लिखा जिसका नाम था अमेरिका, इसी नाम से उन्होंने बुक लिखा है। यूरोप और जेरूशलम, 1804 और 1804 से 20 के बीच में। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा विलियम ब्लेक के बारे में। अब बढ़ते हैं वर्ड्सवर्थ के। तो विलियम वर्ड्सवर्थ टुक द रोल ऑफ पोएट एज अ प्रॉफिट वेरी सीरियसली, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो पोएट होते हैं, ठीक है, वो प्रॉफिट से कम नहीं होते हैं, और इस रूल को इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया था। और इसीलिए वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट ऑफ नेचर वी टू देम विल स्पीक अ लास्टिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। ये उनकी लाइन है, उनके पोएम की लाइन है फ्रेंड, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। He was unhappy with the French Revolution and industrialization of London, so returned to the Lake District. तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा था यूरोप में, उससे ये नाखुश थे, और इसीलिए फिर से वो अपने जो होम टाउन है वो लौट आते हैं, और जो लेक डिस्ट्रिक्ट में फिर से वो लौट आते हैं, और फिर वहीं पर वो अपने जीवन के आखिरी पल भी बिताते हैं। वो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी को पसंद नहीं करते थे। और फ्रांस और ब्रिटेन का जो रिश्ता था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, वो ख़राब हो चुका था। तो इस वजह से जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो और ज़्यादा प्रभावित हुए, वो दोबारा जा नहीं सके अपने वाइफ से मिलने के लिए फ्रांस, इन्हीं कारणों के वजह से। हिज मेनी पोएम्स आर अगेंस्ट द मेटेरियलिस्टिक वर्ड, ठीक है। उनके बहुत से पोएम हैं जो मेटेरियलिस्टिक वर्ड से के खिलाफ जा कर के बात करती हैं, हाईली एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को वो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ का मानना था कि जो टेक्नोलॉजी है उसने ठीक है आसान तो किया होगा, पर उतना ही रेशियो में लोगों की लाइफ को भी प्रभावित किया है। कहते हैं कि द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, लेट और सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर टाइम। वही कहते हैं कि हमारा मकसद अब बदल चुका है, हम लोग बस केवल कमाते हैं और फिर से खर्च करते हैं, और इसी तरह से हम अपने जीवन को बस बर्बाद कर रहे हैं। वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे, ठीक है, वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ सॉर्डिड बून
यानी उनका पोएम है द वर्ड इज टू मच विथ अस में ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, यानी मेटरलिस्टिक वर्ड को वर्ड्सवर्थ बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक और इमोर्टलिटी वर्ड में कहते हैं वो कि जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए क्या क्या करते हैं, तो वही कहते हैं कि आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग। वर्ड टू इमोर्टलिटी वर्ड में कहते हैं वो, ठीक है, आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो इन लाइनों से आपको पता चल रहा होगा कि कैसे वर्ड्सवर्थ का ओपिनियन था, जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, जो इतना जो एडवांसमेंट हो दिख रहा था, ठीक है, अर्बनाइजेशन जो बहुत तेज़ी से रैपिडली बढ़ रहा था, ठीक है, तो उसके खिलाफ में जा कर के विलियम वर्ड्सवर्थ ने बात की और इन्होंने फिर से रिटर्न टू नेचर की बात करते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि नेचर ही केवल एकमात्र ऐसा साधन है जो कि आज के समय में लोगों को हील कर सकता है। लोग जो इतने परेशान हैं उनको कुछ पल के लिए आराम पहुंचा सकता है। अब देखते हैं हम लोग कि मिल्टन, और भी कुछ लाइन देखते हैं। कह रहे हैं कि मिल्टन जब वो पोएम लिख रहे थे टू मिल्टन, तो उसमें क्या कहते हैं कि मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इंग्लैंड हैथ नीड दी। देखिए क्या कहते हैं कि मिल्टन आपको तो इस समय रहना चाहिए, इंग्लैंड की आपकी ज़रूरत है। और कहते हैं कि वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अप रिटर्न टू अस अगेन। बड़ी प्यारी लाइन है। कहते हैं कि उठो, हम बहुत सेल्फिश हो चुके हैं और हमें फिर से जगाओ, अपने वर्क को लिख करके हमें फिर से जगाओ, टू मिल्टन कहते हैं। पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रेल्यूड। तो प्रेल्यूड में क्या है यहाँ पर, प्रेल्यूड भी एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, लेकिन इसको लेकर के हमने इसी को क्यों लिया है, तो इसके पीछे मैं आपको कारण बता देता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और इसमें कई क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो उसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रिल्यूड ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। फ्रेंड, प्रिल्यूड जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो पब्लिश्ड हुआ था 1850, पब्लिश्ड हुआ था 1850 में, यानी उस वक्त जो विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हो चुकी थी। पोस्टुमसली लिखा हुआ है। द एनी इवेंट्स विच टुक प्लेस आफ्टर द डेथ इज कॉल्ड पोस्टुमसली। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो ये पोएम डेडिकेट किया था अपने फ्रेंड एस टी कॉलरिज को, और पोएम के टाइटल को लेकर के अलग अलग बात की जाती है, और उस अलग अलग बात में ये है कि एस टी कॉलरिज ने जो टाइटल दिया था पोएम का वो क्या था, तो वो था फ्रेंड की ग्रोथ ऑफ अ पोएट माइंड, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। टाइटल बाय वर्ड्सवर्थ क्या दिया गया था, द पोएम टू कॉलरिज, और मैरी वर्ड्सवर्थ के द्वारा द प्रिल्यूड टाइटल दिया गया, और प्रिल्यूड ही आज तक फेमस है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप इन तीनों चीज़ों को। एस टी कॉलरिज ने जो टाइटल दिया था प्रिल्यूड का, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। वर्ड्सवर्थ ने जो टाइटल दिया था, द पोएम टू द एस टी कॉलेज, क्योंकि उनके फ्रेंड थे, उनको डेडिकेट किए थे, तो इसलिए अ पोएम टू आवर कॉलेज लिखा हुआ है। बाकी बाद में मैरी वर्ड्सवर्थ ने जो हैं उन्होंने इसका नया टाइटल दिया था द प्रिल्यूड, और जिसमें ही सोज द नेचर एज द टीचर इन द पोएम प्रिल्यूड। तो नेचर को कैसे एक शिक्षक के तौर पर, नेचर कैसे एक शिक्षक के तौर पे काम करता है, इस बात को बताया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। He spoke about the rural way of life in a famous poem like The Leech Gatherer. रूरल लैंडस्केप की बात करते हैं वर्ड्सवर्थ अपने पोएम लीच गेदरर में। न केवल लीच गेदरर बल्कि और भी जो पोएम है, बाकी जितने भी पोएम थे उनमें, उसमें कहीं ना कहीं हमें विलेज लैंडस्केप जरूर नज़र आता है। द सोलोटरी रीपर, द सिमोन ली एंड माइकल, ये फेमस वर्क हैं, आप इनको याद रखेंगे। कह रहा है इन द लिरिकल बैलाड्स वर्ड्सवर्थ डिक्लेयर दैट द नेचर declared that the ruler themes were to be his central concern because that was where the true human's nature existed. लिरिकल बैलाड्स में वो कहते हैं कि जो रूलर थीम है, ठीक है, वही सेंट्रल कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि रूलर थीम में ही ह्यूमन का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है और एवरलास्टिंग है। According to him, to obtain the authenticity of expression, poets should use the language of everyday speech of the farmer and rural community. ये बात मैं आपको बहुत पहले ही समझा चुका हूँ कि वर्ड्सवर्थ का ऐसा मानना था कि अगर हमें पोइट्री के ऑथेंटिसिटी को चेक करना है, जानना है कि उसका प्रभाव कितने लोगों पर पहुँच रहा है,
कितने सेक्शन ऑफ सोसाइटी उस पोएम को इंजॉय कर रहे हैं, तो उस पोएम में हमें एवरीडे लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। उस पोएम में हमें जो फार्मर्स के जो लैंग्वेज हैं, जो रूरल कम्युनिटी का जो रहन सहन है, उसका जिक्र करना पड़ेगा। पोएटिक थीम मस्ट बी रूटेड इन द लाइफ ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, जो पोएटिक थीम है वह लाइफ ऑफ कम्युनिटी पर बेस्ड होना चाहिए। जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए हम पोएम लिख रहे हैं, उनके उनके लाइफ कैसी होती है, तो उस पर पोएट्री को बेस्ड होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, रूइंस एंड कॉटेजेस पॉपुलेट द लैंडस्केप ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री फ्रॉम द वेल नोन टिंटर्न एबे टू द रूइंड कॉटेज। रूइंड कॉटेज, तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि किस तरह से जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो ऑर्डिनरी चीज़ों को, ऑर्डिनरी थिंग्स को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना करके अपने पोएम में पेश करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्लियर है क्या इतना? तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उन्हीं के फ्रेंड एस.टी. कॉलेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एस.टी. कॉलेज भी अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स तो हो गया। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, यानी कि इसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स था वो कोलैबोरेटिव वर्क था, और प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स को दो लोगों ने मिलकर लिखा था, एक थे विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे थे एस.टी. कॉलरिज। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की सबसे ज़्यादा पोएम थी, उसमें 19 पोएम थी, और एस.टी. कॉलरिज की 4 पोएम थी, और ये दोनों ही 19 + 4 जब हम लोग करते हैं तो ये बनता है 23, और ओवरऑल प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स में 23 पोएम थी, 23 पोएम थी। जिसका फर्स्ट पोएम जो था वो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर था, जो एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था, और जो इसका लास्ट पोएम था वो टिंटर्न एबे, जिसका नाम जो टिंटर्न एबे था, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। सिंस एस.टी. कॉलेज ने केवल 4 ही पोएम लिखा है, इसीलिए पूछ लिया जाता है, तो इस वजह से आप इन चारों पोएम को याद रखेंगे। पहला जो पोएम था राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर था, दूसरा था फोस्टर मदर टेल था, और तीसरा था द नाइटेंगल, और चौथा था द डंजियोन। इनको याद रखिए फ्रेंड। ठीक है, ये बहुत वास्तव में इम्पॉर्टेंट है। अब बायोग्राफिया लिटरेरिया की हम लोग बात कर लेते हैं, जिसमें जिसको केवल और केवल एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था। उन्होंने अपने ओपिनियंस दिए थे पोएट्री के रिगार्डिंग। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है 1817 में बुक आई थी, और ये जो है 2 वॉल्यूम्स थे, इसमें टोटल 23 चैप्टर्स थे। बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ मेनी लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि पोएट्री को लिखने के लिए किस प्रकार के चीज़ों की ज़रूरत होती है, एस.टी. कॉलेज ने अपने अकॉर्डिंग इसमें लिखा है। और इसी यानी जो उनका जो थ्योरी था, जिसमें वो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की बात करते हैं, प्राइमरी इमेजिनेशन की बात करते हैं, सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात करते हैं, फैंसी की बात करते हैं, इन सभी चीज़ों का बात विलियम एस.टी. कॉलेज ने यहाँ पर किया है। तो उन्होंने इमेजिनेशन को 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, एक पार्ट था अपना प्राइमरी इमेजिनेशन, और दूसरा ये पार्ट था सेकेंडरी इमेजिनेशन, और उसके बाद अपना एक थ्योरी दिया था उन्होंने, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो हम लोग ये देखते हैं कि प्राइमरी इमेजिनेशन क्या होता है। इट कम्स इन द माइंड ऑफ अ कॉमन मैन। कहते हैं कि प्राइमरी जो इमेजिनेशन होता है, यह कॉमन आदमी के, मतलब हर कोई व्यक्ति के दिमाग में जो पहला इमेजिनेशन आता है उसी को प्राइमरी इमेजिनेशन बोला जाता है। एवरीबडी हैज द सेंस ऑफ द प्राइमरी इमेजिनेशन। सभी के पास पावर होती है कि प्राइमरी इमेजिनेशन वो सोच सके। It is also the first imagination which comes in our minds and provides raw material to write poetry and also the source of animate power. कह रहे हैं कि पोएट्री जो प्राइमरी इमेजिनेशन होता है वो रॉ मटेरियल का काम करता है एक अच्छी पोएट्री लिखने के लिए। और जब हम पोएट्री में एनिमेट पावर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, यानी काल्पनिक इमेजिनेटिव जब हम एनिमेट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो उसी का सोर्स होता है प्राइमरी इमेजिनेशन। दूसरी तरफ वो सेकेंडरी इमेजिनेशन में कहते हैं कि ऑल्सो एन एक्टिव इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन को उन्होंने एक्टिव इमेजिनेशन कहा है, और इट डिजॉल्व डिफ्यूज टू डेसिपेट्स द परसेप्शन ऑफ
प्राइमरी इमेजिनेशन इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। कहते हैं कि जो एक्टिव इमेजिनेशन यानी जो सेकेंडरी इमेजिनेशन जो होता है वही डिजॉल्व होता है, डिफ्यूज होता है कुछ नया फॉर्म करने के लिए, जिसको हम लोग लास्ट में पोएट्री कहते हैं। और एक्टिव इमेजिनेशन को बनाए रखने के लिए एफर्ट की ज़रूरत होती है। इट रिक्वायर्स द एफर्ट ऑफ विल। सोचने को तो अगर मैं कहता हूँ कि आप अगर कहीं भी जाते हैं, एक नेचुरल लैंडस्केप को, एक खेत को, एक हरा भरा खेत को, मैं कहूँगा कि सरसों के खेत को आप देख करके तो बहुत कुछ सोचते हैं, कई बातें आप इमेजिन कर पाते हैं, लेकिन आप पोएट्री नहीं लिख पाते हैं। लेकिन वहीं पर कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसी फील्ड को, उसी खेत को देख करके पोएट्री जब लिख देगा, इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो केवल सोचा है वो प्राइमरी इमेजिनेशन है जो हर कोई सोचता है, लेकिन जिसने उसी खेत को देख करके पोएट्री लिखा उसके पास एक्टिव इमेजिनेशन और सेकेंडरी इमेजिनेशन है। तो पोएट्री लिखने के लिए हमें सेकेंडरी इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ती है और सेकेंडरी इमेजिनेशन को बनाए रखने के लिए लॉट ऑफ एफर्ट चाहिए होता है। और एक्टिव इमेजिनेशन ही जा करके फाइनल प्रोडक्ट यानी पोएट्री को देती है। इट ओरिजिनेट इन द आर्टिस्टिक माइंड एंड इंटेलेक्चुअल माइंड। जो सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है हमेशा आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल माइंड में ही होता है। इट इज़ अ रूट ऑफ ऑल पोएटिक एक्टिविटी। ये बात सही है कि जो ये रूट होता है, जितने भी पोएटिक वर्क होते हैं तो उनका रूट है क्या, तो सेकेंडरी इमेजिनेशन अकॉर्डिंग टू एस टी कॉलरिज। फैंसी के भी बारे में कहते हैं, वो फैंसी को भी डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं कि फैंसी होना चाहिए लेकिन इट इज़ इन्फीरियर टू इमेजिनेशन। फैंसी जो होता है इन्फीरियर टू इमेजिनेशन होता है, फैंसी क्रिएटिव नहीं होता है। इट रैंडमली पुट्स मेनी इमेजेस इन आवर माइंड्स, रिवर्सिबिलिटी अलाउ रहती है इसमें। यानी जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो ढेर सारी इमेज हमारे दिमाग में बनते हैं, कई ख्याल आते हैं, वो रैंडमली आते हैं, बिना स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आते हैं। तो जो पहली बार ख्याल आता है, जो पहली बार उस चीज़ को देखने के बाद जो फैक्ट दिमाग में आते हैं, जो इमेज प्रिपेयर होती है, उसी को फैंसी यहाँ पर कहा गया है। ये रिवर्सिबिलिटी अलाउ रहती है। रिवर्सिबिलिटी अलाउ का मतलब कि फैंसी जो है वो ख़त्म भी हो सकती है और फैंसी जो है लाई भी जा सकती है। मतलब जैसे मैं ये कहता हूँ एक पल के लिए आपसे, ये मैं कहता हूँ फिजिकल चेंज आप लोग पढ़े होंगे, है ना, हाई स्कूल में भी हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंजेस होता है कि हम फिर से उसे उसी अवस्था में ला सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ये वाटर है और इसको मैंने आइस बना दिया है फ्रीज करके, तो फिर हम चाहूँ तो इस आइस को हम वाटर भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। तो उसी को रिवर्सिबिलिटी कहा गया है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी कहा गया है, ठीक है, कि अगर हम कोई इमेज अगर हमारे पास बनी हुई है, हमारे पास फैंसी है, तो हम उसको पोएट्री बना सकते हैं और हम चाहें तो उस चीज़ को तोड़ करके सिंपल सा फैंसी भी बना सकते हैं। केवल इमेजिन फैंसी यानी बस आप समझिए फैंसी भी हम बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। द अर्लियर ही यूज टू राइट पोएट्री इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस पोएट लाइक विलियम कॉपर, ठीक है। तो एस टी कॉलरिज जो है स्टार्टिंग में तो वो रिलीजियन बेस्ड पोएट्री लिखा करते थे विलियम कॉपर के इन्फ्लुएंस में आकर के। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद थोड़ा सा बदलाव देखा गया और बदलाव में ये हुआ कि नेचर वॉज द सेंट्रल थीम ऑफ द कॉलरिज पोएम्स लाइक फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। तो फ्रॉस्ट एट मिडनाइट जो पोएम है एस टी कॉलरिज की, उसमें हमें नेचुरल थीम देखने को मिलता है। लेटर ही एडेड द सुपर नेचुरल एलिमेंट इन द हिज पोएम एंड रॉट गोथिक पोएम द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर। और बाद में चल करके उन्होंने क्या किया कि सुपर नेचुरल एलिमेंट भी रखा उन्होंने अपने वर्क में, जिसको हम लोग यहाँ पर गोथिक पोएम भी बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। गोथिक पोएम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा सा स्लाइड बनाया है, वीडियो बनाया है, ठीक है, जिसका नाम है लिटरेरी टर्म। तो फ्रेंड मैं यहाँ अपने लेक्चर पे अपलोड किया हूँ। लिटरेरी टर्म में कोई भी दिक्कत होती है आप उस जरूर वीडियो को प्रीफर करें, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। द राइम ऑफ एंसेंट मैरिनर में हम ये देख पाते हैं कि गोथिक एलिमेंट्स का उन्होंने यूज़ किया है। गोथिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें प्रैक्टिकली से हट करके हम दूसरी बातें करते हैं, हम जो है घोस्ट की बात करते हैं, एविल पावर एविल सोल की बात करते हैं।
तो उसी की बात यहाँ पर एस.टी. कॉलेरिज ने अपने पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में, कुबला खान में, क्रिस्टाबेल में किया है। इनका अपना एक अलग ही अंदाज बन गया था, एक अलग ही वे ऑफ राइटिंग बन गया था, जिसमें वो हमेशा एविल, सोल और उसके बाद गोथिक एलिमेंट्स को डाला करते थे अपने पोएम्स में। कॉलेरिज इज एट द बेस्ट विथ हिज इमेजेस एंड थीम्स दैट बोथ फ्राइटन एंड फैसिनेट। ठीक है, बड़े यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। कॉलेरिज बहुत सक्सेसफुल हुए किसमें, तो अपने थॉट्स को रखने में, जिसके वजह से लोग फ्राइटन भी होते थे और फैसिनेट भी होते थे। तो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है एस.टी. कॉलेरिज का। एक फ्रेंड, एक बात यहाँ पर समझ लीजिए कि हम आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अब आप समझ, अब इस सिचुएशन पर आप हैं कि मैं इसको बताऊंगा तो अब आप समझ पाएंगे। देखिए, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ क्या होता है कि जैसे हम राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की बात कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पोएम पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूँगा। लेकिन पहला एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि जैसे हम राइम ऑफ एंशिएंट जब मैरिनर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देख पाते हैं कि उसमें एक घोस्ट शिप रहता है। घोस्ट शिप यानी भूत का जहाज रहता है। वहाँ पर एक यानी मृत्यु के लिए एक अलग सा सोल आता है, ठीक है, और लाइफ को बनाए रखने के लिए एक अलग सा सोल आता है। दोनों आपस में बाजी लगाते हैं, बेट लगाते हैं। तो हम ये पाते हैं यहाँ पर कि वास्तव में ऐसा अगर होगा कि नहीं होगा ये आपको सोचना नहीं है। आपको अपने इंटेलेक्चुअल को, आपने अपने साइंस की थिंकिंग और क्रिटिकल एनालिसिस को दूर रखिए। जो पोएम में लिख दिया गया है बस उसी को आप समझिए और उसी को एंजॉय करिए। यही है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। जब हम कोई भी पोएम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम जंगल बुक देखते हैं, बचपन में छोटे बच्चे जो देखते रहते हैं जंगल बुक देखते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देख पाते हैं कि एक लड़का रहता है, उसके पीछे शेर भागता है, शेर उससे बात करता है। क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो आप ये सोचिए ही नहीं कि ये मुमकिन है कि नहीं है। आप इतना सोचिए ही नहीं। आप जो बस कह दिया गया है, जो बस दिखाया जा रहा है, बस आप उसी को एंजॉय करिए। अपने इंटेलेक्चुअलिटी को, अपने साइंस की थिंकिंग को दूर रखिए। और जब आप उस पोएम को याद कर बस एंजॉय करेंगे, उस वर्क को एंजॉय करेंगे बिना साइंस को बीच में लाए हुए, बिना इंटेलेक्चुअल अपने थिंकिंग को, बिना क्रिटिकल थिंकिंग को लाए हुए, तो उसी को विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ बायोग्राफिया लिटरेरी में एस.टी. कॉलेरिज ने कहा है। आप दिमाग न लगाइए कि एविल पावर होता है कि नहीं, कुबला खान में इस तरह से मकान बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। राइटर ने कह दिया, आप मान लीजिए। यही है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर। ये भी अपना रोमांटिक एज के राइटर थे, ग्रेट राइटर थे, जिनका नाम था चार्ल्स लैम्ब। तो फ्रेंड चार्ल्स लैम्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलेरिज एंड हिज जेनर ऑफ राइटिंग वॉज एसे। इन्होंने ऐसे लिखा है, ठीक है। दो ही तीन तो राइटर थे जो रोमांटिक एज के, दो ही तीन तो राइटर थे जो ऐसे लिखा करते थे, और उन्हीं में से एक फेमस थे चार्ल्स लैम्ब। इनके ऐसे खूब पॉपुलर हुए थे। हालांकि जनर जो था वो पोएट्री का युग चल रहा था, लेकिन इनके ऐसे फेमस हुए थे, इसलिए इनको हम छोड़ नहीं सकते हैं। हिज मोस्ट फेमस ऐसे वाज ऐसे ऑफ इलिया एंड द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, को ऑथर्ड विथ हिज सिस्टर मैरी। तो उनकी सिस्टर थी मैरी, जिनका नाम था तो मैरी लैम्ब। तो उनके कोलाबोरेशन में उन्होंने वर्क लिखा था द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। सीरीज में इनके वर्क आया करते थे, इसी वजह से ये फेमस हैं। क्यूरोसिटी रहती थी लोगों को पढ़ने के लिए, काफ़ी फैसिनेटिंग तरीके से, काफ़ी फ़नी तरीके से ये अपने जो भी ये ऐसे लिखा करते थे तो रहता था। द लास्ट लेसन ऑफ इलिया अपीयर्ड इन 1833। इलिया वॉज द नेम ऑफ इटालियन क्लर्क, है ना। ऐसे ऑफ इलिया जब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, तो उसमें इलिया जो है एक सीडोनिम है। सीडोनिम मतलब कि अपने नाम को छुपा करके जब हम अपना दूसरा नाम देते हैं उसी को सीडोनिम बोला जाता है, ठीक है। तो इलिया सीडोनिम था चार्ल्स लैम्ब का। तो ये इलिया वर्ड आया कहाँ से? तो जब वो साउथ सी हाउस में वर्क किया करते थे तो उसी में एक क्लर्क था। इलिया वॉज द नेम ऑफ एन इटालियन क्लर्क, अ कलीग ऑफ लैम्ब whom
व्हेन ही वर्क इन द साउथ सी हाउस। क्लियर है क्या इतना? यानी कि इलिया एक पर्सन का नाम था जो एक इटालियन क्लर्क था, जो चार्ल्स लैम्ब के साथ में मिलकर के कार्य करता था। जब वह साउथ सी हाउस कंपनी जो था, ठीक है, वहाँ पर जब वो काम करते थे, तो द इलिया एसेज रिटन इन एग्जैक्टली पर्सनल स्टाइल्स ऑफ रोमांटिक्स। काफ़ी पर्सनल स्टाइल में लिखा लिखा जाता था इसको, और ये काफ़ी फ़नी हुआ करते थे, आयरॉनिक हुआ करते थे और कैजुअल हुआ करते थे। उनका एक और ऐसे था, द सुपर एन्यूएटेड मैन, जिसमें लैम्स ने सेलिब्रेट किया अपने रिटायरमेंट को, ठीक है, और ये आयरनी के रूप में इन्होंने दिखाया है। फ्रेंड्स, फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि ये केवल चार्ल्स लैम्ब के बारे में ये केवल इतनी बात नहीं है। हमने तो केवल उनके जो थीम है, उनका जो ऐसे था, उसका जो मेन थीम है, हम बस उसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और छोटे मोटे जो फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं कहूँगा कि हैं, ठीक है, जो एक दो मैं जो यहाँ पर लिखा हूँ उनके फेमस वर्क, ये केवल और केवल एक ओवरव्यू देने के लिए है। पीवी शैली, अब देखिए, इनको हम कैसे बोल सकते हैं, है कि नहीं? ग्रेट राइटर अपने पीवी शैली। ही रिजेक्टेड रिलीजियस एंड मोरल सैंक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ हिज टाइम। जो भी रिलीजन परसेप्शन था, जो भी मोरल थॉट्स था, लोगों का सोचने का जो तरीका था, उसको पीवी शैली ने पूरी तरह से इग्नोर किया है। एंड ही वॉज इंथ्यूज्ड बाय द रेडिकल आइडियोलॉजीज, और ये भी खूब रेडिकल थे। रेडिकल का मतलब कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, पूरी तरह से उनके खिलाफ जाकर के बात करना, वही होता है रेडिकल आइडियोलॉजीज। क्वीन मोब उनका पोएम था जो 1813 में आया था। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1818 में आया था, जिसके बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं? स्पोक अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल चेंजेस फ्रॉम डिस्पोटिज्म टू डेमोक्रेसी। तो डिस्पोटिज्म टू डेमोक्रेसी, ये भी अनार्की और मोनार्की के खिलाफ थे। ये भी चाहते थे कि हर जगह पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी ही आए। और जो उनका वर्क है क्वीन मॉब और द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, उसमें इन्होंने इसी की बात की है। द हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, मॉन्ट ब्लैंक, ओड टू द वेस्ट विंड, टू द स्काईलार्क, ओजमैंडियास आर द सम ऑफ द बेस्ट पोएम ऑफ शैली विच डील्स विद द डीप एप्रिसिएशंस ऑफ नेचर while reflecting on the social order। तो सोशल ऑर्डर को देखते हुए ये जो बाकी उन्होंने पोएम्स लिखा है, वो डीप एप्रिसिएशन है नेचर के रिगार्डिंग। यानी इनका भी जो प्रेम है वो झलकता है इनके वर्क में नेचर के प्रति। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डार्कर एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी ह्यूमन सिविलाइजेशन। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है यहाँ पर कि डार्कर एस्पेक्ट को वह बहुत दिखाया करते थे अपने वर्क में, लेकिन इसके बावजूद भी ही फोकस्ड ऑन द होप व्हेन ही से इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इन द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। हमेशा तो वो डार्कर एस्पेक्ट को दिखाया करते थे, लेकिन अपने पोएम ओड टू द वेस्ट विंड में वो कहते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। क्या अगर आज अंधेरा है, अगर आज खराब समय चल रहा है, तो एक दिन जरूर आएगा जब अच्छा समय भी होगा। तो ये रहा फैक्ट्स पीवी शैली के बारे में, लेकिन इनके बारे में थोड़ा और भी फैक्ट है, तो और भी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू शैली, पोएट्री इज अ सोर्स ऑफ नॉट ओनली ब्यूटी। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू शैली, पोएट्री इज द नॉट सोर्स ऑफ नॉट ओनली ब्यूटी बट ऑल्सो मोरालिटी। इमेजिनेशन विच फाइंड्स इट्स बेस्ट एक्सप्रेशन इन पोएट्री सिंथेसाइजेस and unifies poetry is the expression of imagination। उन्होंने पोएट्री को लेकर के क्या कहा है कि पोएट्री जो है केवल सुनने में अच्छा लगने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि पोएट्री जो है आपके अंदर जो मोरालिटी का नॉलेज है, जो वो भी लाने का काम करती है। हिज मास्टरपीस, उनका जो मास्टरपीस था जिसका नाम था डिफेंस ऑफ पोएट्री, पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ, इन विच ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द पोएट and he distinguished between the best poet, best philosopher and poet। तो जो डिफेंस ऑफ पोएट्री जो उनका वर्क था, जो डेथ के बाद पब्लिश हुआ था,
उस वर्क में उन्होंने डिफाइन किया था कि एक पोएट कैसा होता है और एक फिलोसोफर कैसा होता है। Shelley shows the poet as above the rest of the society as a heroic figure। यानी शैली ने, पीवी शैली ने पोएट को सोसाइटी का सबसे बड़ा आदमी माना है। क्यों? क्योंकि वो मानते थे, ही बिलीव्स दैट ओनली अ पोएट्स विजन विल सेव द वर्ल्ड एंड इनेबल द रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी टू लीड बेटर एंड मोरल लाइव्स। क्योंकि उनका मानना था कि अगर पूरी दुनिया को कोई बचा सकता है तो वह है पोएट का विजन, जो लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी की फीलिंग को ला सकता है और मोरल लाइफ्स को रहने के लिए इस दुनिया में मजबूर कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान में रखिए। और ऑन द इंसिडेंट ऑफ पीटरलू मैसेकर, पीटरलू मैसेकर में आपको समझाया था, ही रोट मास्क ऑफ एनार्की 1819 which had widespread influence all over the world, become the source of civil disobedience movement of India held by महात्मा गांधी। तो मास्क ऑफ एनार्की लिखने के बाद ये एक ऐसी पोयम बन गया जिसकी वजह से जो दुनिया के जो महान लीडर्स थे वो प्रभावित हुए। हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि जो इंडिया में जो मूवमेंट चला था, जिसको महात्मा गांधी ने लीड किया था, जिसका नाम था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो प्रेरणा है, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, वह मास्क ऑफ एनार्की ही था, पीवी शैली का। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राइटर जॉन किट्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जॉन किट्स का यहाँ पर मैं इमेज लगा दिया हूँ फ्रेंड, है ना, जिससे कि एक और अच्छा सा परसेप्शन और अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बन सके, चीज़ों को आप याद रख सकें, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है हमेशा वो फिगर के प्रति चलता है, और ताकि स्लाइड भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन सके, ताकि पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, यही मकसद है। In a very short span of his life, he wrote many melancholic poem। तो कह रहा है कि यानी जॉन किट्स जो थे अब काफ़ी कम समय के लिए ही इस दुनिया में रहे, करीब 26 साल तक ही वो जीवित रहे, और इसी 26 ईयर्स में इन्होंने बहुत मेलांकलिक, दिल को छू लेने वाली पोएम्स लिखे। और जॉन किट्स इंस्पायर थे ग्रीक माइथोलॉजी और रोमन कल्चर से, और इसी का प्रभाव उनके पोएम में दिखता है। उनका एक पोएम है जिसका नाम है हैपेरियन, हैपेरियन में भी दिखता है, उसके बाद ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में भी दिखता है। यानी वो इम्पोर्टेंस देते थे ग्रीक कल्चर और रोमन कल्चर को। हिज पोएम लेमिया एंड इसाबेला आर नैरेटिव पोएम दैट हैव गोथिक एलिमेंट्स एंड द ऑब्सेशन विथ डेथ। ठीक है, गोथिक एलिमेंट्स भी था उनके पोएम, किस में, तो यहाँ ध्यान रखिए, लेमिया और इसाबेला में। लेमिया को सुनते ही एक बात याद आती है कि जब पीबी शैली की जो डेथ हुई थी वो खाड़ी में डूबने की वजह से हो गई थी। तो जब किड्स की बॉडी जब मिलती है तो उनके पॉकेट में, यानी मैं ये कहूँगा कि पीबी शैली की जो, सॉरी फ्रेंड मैं फिर से बता देता हूँ आप सभी को, कि जो पीबी शैली की जो डेथ थी वह खाड़ी में डूबने की वजह से हो गई थी। तो कई दिनों के बाद उनकी डेड बॉडी मिलती है, तो जब उनके पॉकेट में चेक किया जाता है तो किड्स का ही वर्क लेमिया मिलता है। लेमिया एंड इसाबेला आर नैरेटिव पोएम्स दैट हैव गोथिक एलिमेंट्स एंड ऑब्सेशन विथ डेथ। तो आप इसको ध्यान में रखिए। गोथिक एलिमेंट जो था फ्रेंड, वो रोमांटिक एज का एक उभर कर आने वाला जॉनरा था। फ्रैंकिस्टाइन में भी हम गोथिक एलिमेंट्स को ही देखते हैं, उसके बाद क्रिस्टाबेला में जो एस टी कॉलेज का वर्क था उसमें देखते ही हैं, जॉन किट्स में देखते ही हैं। ठीक है, तो गोथिसिज्म जो था वो आया था रोमांटिक एज में। ह्यूमन मोरालिटी एंड द परमानेंस ऑफ आर्ट आर ट्विन पोल्स ऑफ किट्स वर्क। ठीक है, बिल्कुल, ह्यूमन मोरालिटी एंड परमानेंस ऑफ आर्ट आर द ट्विन पोल्स ऑफ किट्स वर्क। तो जॉन किट्स के दो वर्क थे, उनका ये पोल का काम करता था। कहते हैं वो कि ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ए नीड टू नो। तो ओड टू ग्रेशियन अर्न में वो कहते हैं कि जो सच है वही खूबसूरत है, और जो खूबसूरत है वही सच है। यही चीज़ें
इस दुनिया पर हम सभी को जाननी है। तो कितनी हाईली ब्रिलियंट और इंटेलेक्चुअल लाइन है। कहने को इनकी उम्र कम थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अनुभवी थे। Keats is a poet of sensuality, full of aware of sights, sounds, and smell of the world. And this is in his poem, in the poem To Autumn. ठीक है, टू ऑटम उनका पोएम है, जिसमें ये पता चलता है कि किट्स जो थे कितना सेंसुअल थे, कितने नेचर की भी ब्यूटी को ये समझ सकते थे। दरअसल फ्रेंड, बहुत कम उम्र में इंटेलेक्चुअल होने के पीछे कारण ये था कि इनका जो पूरा फैमिली था, ठीक है, वो एक खास बीमारी जिसका नाम था कंजम्पशन, आज के समय में जिसको हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, इसी बीमारी से इनकी पूरी फैमिली जूझ रही थी। और इनकी खुद की डेथ भी टीबी के ही वजह से हो गई थी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात ये थी कि जो किड्स जब लिखते थे तो उनको हाईली क्रिटिसिज्म मिलता था ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा। तो और इनको जो भी फेम मिला वो इनके डेथ के बाद ही मिला। अपने राइटर हैं लॉर्ड बैरन। तो ही वॉज एन एंग्री यंग मैन एंड नेवर मेड अ डिले टू रिप्लाई टू हिज क्रिटिक। ठीक है, यानी कि इनका अलग ही अंदाज था, है ना। ये इनको अगर कोई भी क्रिटिसाइज कर दिया करता था, यानी कोई भी मैगजीन, कोई भी एडिटर इनको क्रिटिसाइज कर दिया करता था, तो उस पर ये पूरी तरह से टूट पड़ते थे। ये एंग्री यंग मैन थे, अचानक इनको बहुत तेज गुस्सा आ जाया करता था। साथ ही साथ ये बहुत हैंडसम भी थे, स्मार्ट भी थे। Along with a handsome personality, he was engaged in many extra marital affairs। ठीक है, जितने ज़्यादा वो स्मार्ट थे उतने ही ज़्यादा इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एरोटिक इन्वायरमेंट में ये लिप्त थे। दीज अफेयर्स आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज पोएट्री। और यही जो अफेयर्स थे, जो डिफरेंट लेडी के साथ में जो अफेयर्स इनके रहे, ठीक है, तो वही सब्जेक्ट मैटर बना इनके पोएट्री का। तो उनका पोएट्री यहाँ पर दो मैं लिखा हूँ। सी वॉक्स इन अ ब्यूटी, व्हेन वी टू पार्टेड। ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये दो वर्क है उनका। सी वॉक्स इन ब्यूटी व्हेन वी टू पार्टेड। ही वॉज द लार्जेस्ट सेलिंग पोएट इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में सबसे ज़्यादा यदि किसी का वर्क बिका, कोई पॉपुलर हुआ, तो वही थे लॉर्ड बैरन। फर्स्ट डिकेड कह रहा है ना फ्रेंड्स। 19th सेंचुरी का क्या मतलब होता है? 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1801 से लेकर के और 1900 तक, ये मतलब होता है। तो ये फर्स्ट डिकेड अब यहाँ पे कह दिया, यानी 1801 से लेकर के 1810 तक। इस दौरान सबसे ज़्यादा किसी का सबसे ज़्यादा किसी का पोएम बिका और सबसे ज़्यादा कोई पॉपुलर हुआ तो वो लॉर्ड बैरन ही थे। ही वॉज अगेंस्ट द राइटिंग ऑफ रॉबर्ट साउदी। बिल्कुल रॉबर्ट साउदी के वो अगेंस्ट में थे, ये दोनों लोग आपस में एंटी थे। एंड रॉट एक्सेप्शनली ब्रिलियंट सटायर सच एज द विजन ऑफ जजमेंट, मैनफ्रेड एंड केन। तो ये उनका वर्क था। विथ चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलिग्रिमेज बायरन डिक्लेयर हिज पोएटिक टैलेंट। तो ये जो वर्क लिखा था द चाइल्ड हेरोल्ड पिलिग्रिमेज, तो इसके वजह से बायरन के अंदर जो पोएटिक टैलेंट था वो छुपा हुआ था, वो उभर कर आया था। और आगे फिर उन्होंने डॉन जुआन भी लिखा था। डॉन जुआन फर्म अप हिज रेपुटेशन, उनके रेपुटेशन को और बढ़ा दिया था ये पोएम डॉन जुआन। ठीक है, द हीरो ऑफ द लॉन्ग पोएम इज अ यंग मैन हु वंडर्स अक्रॉस यूरोप एंड हैज अ सीरीज ऑफ एरोटिक एंड अदर एडवेंचर्स। ठीक है, तो डॉन जुआन की बात कर रहा है, जिसमें एक यंग हीरो रहता है, वो यूरोप घूमता है और अपने इरोटिक और अदर एडवेंचर्स को एंजॉय करता है। उसी की बात डॉन जुआन में लॉर्ड बायरन ने की है। अपने अगले राइटर हैं वॉल्टर स्कॉट। तो ये भी लार्जेस्ट सेलिंग हिस्टोरिकल रोमांसेस ऑफ हिज टाइम्स एंड हैज रिमेन्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑथर फॉर द रीडिंग पब्लिक वेल इनटू द 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये अपना इनके बारे में आप याद रखेंगे। कह रहा है कि हिज टेल्स रिवॉल्व अराउंड द थीम ऑफ स्कॉटिश नेशनलिज्म। वॉल्टर स्कॉट एक स्कॉट के थे, है ना, स्कॉटलैंड के थे। तो हालांकि फ्रेंड याद रखिए, स्कॉटलैंड भी ब्रिटेन का ही हिस्सा है, यूके का ही हिस्सा है। ठीक है, तो ये स्कॉट के थे। तो स्कॉटिश नेशनलिज्म का जो थीम है
यही इनके वर्क में झलकता है। उसके बाद जो सिविल वॉर हुआ और फ्यूडल इशूज इन सोसाइटी एज वेल एज द जोकोबाइट रिवेलियन, तो ये सभी जो थे उनके उनके वर्क की थीम हुआ करती हैं। द कम्बिनेशन ऑफ द हिस्टोरिकल डिटेल्स विद द इमेजिनेटिव प्लॉट्स एंड इवॉल्व्ड सिम्बलिज्म मेड फॉर द कॉम्प्लेक्स नैरेटिव लेयर्ड विद द फैक्ट एंड फिक्शन। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पर कि अपने वर्क में वो जो है सिम्बोलिज्म की भी बात करते थे, इमेजिज्म की भी बात करते थे, और हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिक्शन की भी बात करते थे। यानी इन सभी चीज़ों को मिक्स करके वो अपना वर्क लिखा करते थे, और यही कारण था कि जिसकी वजह से वो फेमस थे। ठीक है। हिज फर्स्ट ग्रेट वर्क वेरले आया था, वेवरले, WAVERLEY लिखा हुआ है फ्रेंड। ठीक है। और भी जो यहाँ पर लिखा हूँ ये उन्हीं के वर्क हैं। द एंटीक्वेरी, द हार्ट ऑफ द मिडलोथियन, द ब्राइड ऑफ द लेमर मोर, द टेल्स ऑफ द क्रूसेडर्स, द टेलिस्मॉन, ये इम्पॉर्टेंट है, द बिट्रोथ्ड एंड वुड स्टॉक। ये लास्ट के तीनों जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड मैंने प्रयास किया है जितना भी मुझसे हो सके, जितने भी वर्क हो सके ढूंढ करके मैं यहाँ पर आपको बता सकूँ। अपने अगले राइटर हैं टॉमस डी क्विंसी। तो टॉमस डी क्विंसी के बारे में ये हम लोग जानते हैं कि इनका क्लासिक वर्क आया था जिसका नाम था द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, जो 1822 में आया था। हिज वर्क कन्फेशंस विच मैप्स द फियर, एंजाइटीज एंड डिलेरियस स्टेट ऑफ ड्रग्ड माइंड इज परहैप्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ द इनर सेल्फ इन रोमांटिक लिटरेचर। यानी वही कह रहा है यहाँ पर कि जो उनका कन्फेशन था जिसमें वो दिखाया करते थे फियर को, एंजाइटी को और डिलेरियस स्टेट ऑफ माइंड को, तो ये इनका थीम रहा करता था इनके पोएम में। हालांकि इन्होंने बहुत कम वर्क लिखे हैं, लेकिन जितने भी वर्क लिखे वो फेमस हुए। हिज ब्रिलियंट एसे था उनका ऑन मर्डर कंसीडर एज वन ऑफ द फाइन आर्ट। तो उनका ब्रिलियंट एसे था जिसका नाम था ऑन मर्डर कंसीडर एज वन ऑफ द फाइन आर्ट, जो 1827 में आया था। बात करते हैं अपने फेमिनिस्ट राइटर मैरी सेली के बारे में, जो पीबी सेली की वाइफ थी। इन्होंने काफ़ी हद तक पीबी सेली का हेल्प किया था उनके वर्क को पब्लिश कराने में, उनके पोएम को लिखने में। तो डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन एंड वाइफ ऑफ पीबी सेली, याद रखिए। हर मदर मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, ये तीनों लोगों की बात मैं अपने पहले ही दूसरे स्लाइड में कर लिया है, पहले दूसरे स्लाइड में ही कर लिया है, स्टार्टिंग में ही कर लिया है। ठीक है। ये लोग जो थे विलियम गॉडविन की और हम मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की जब हम बात करते हैं तो ये लोग तो यानी कि क्या ओल्ड जनरेशन के राइटर थे, एंड ऑल्सो फिलोसोफर एंड वोमेंस राइट एडवोकेट भी थी। तो फेमिनिस्ट राइटर थी, है ना, हमेशा वोमेंस के वेलफेयर की बात करती थी, तो उसी की जिक्र यहाँ पर कह रहा है। सी इज वेल नोन फॉर हिज गोथिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, गोथिक स्टाइल ऑफ राइटिंग के लिए जानी जाती थे ये। और इनका वर्क है फ्रेंकिस्टाइन, फ्रेंकिस्टाइन आप इसको याद रखेंगे, जो कि एक साइंस फिक्शन का एग्जाम्पल है। और हर इमेजिनेशन इंक्लूड द सुपर नेचुरल एलिमेंट और घोस्ट। ठीक है, बिल्कुल, जब गोथिक एलिमेंट कह दिया तो फिर सुपर एलिमेंट और सुपर नेचुरल एलिमेंट और घोस्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। जेन ऑस्टन की बात करते हैं तो सी वॉज एमिनेंट नोवेलिस्ट ऑफ रोमांटिक एज, ये नोवेलिस्ट थी जो कि सेकेंड जॉनरा जो फेमस हुआ था रोमांटिक एज में, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। हर थीम ऑफ नोवेल वॉज, उनका जो थीम था वो था क्या, लव, मैरिज, मैट्रीमोनी एंड डोमेस्टिक डेली लाइफ ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो आसपास में हो रहे घटनाओं का जो जिक्र है वो जेन ऑस्टिन अपने नॉवेल्स में कर दिया करती थी। सी रिमेन्ड अनमैरिड थ्रू आउट हर लाइफ एंड रॉट मैनी नॉवेल्स। तो उनके जो नॉवेल्स हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। सेंसेस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क, एमा, नॉर्थ एंगर एबे एंड परजुएशंस। ठीक है, ये 6 नॉवेल्स हैं। हालांकि कई नॉवेल्स हैं लेकिन 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट के ही क्रम से मैंने इनको अरेंज भी किया हुआ है। तो आप इन्हें याद रखें, सेंसेस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड, ये सभी 6 आपको याद होने चाहिए। अब इस तरह से जो जितने भी एमिनेंट राइटर्स थे रोमांटिक एज के, हमने उनको ख़त्म कर लिए हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रोमांटिक जो पीरियड है, जो रोमांटिक एज है, उसको और हम अच्छे से समझ सकते हैं कुछ फेमस लोगों के स्टेटमेंट्स को पढ़ करके।
तो चलिए देखते हैं कुछ महान इंटेलेक्चुअल जो लोग हुए, तो वो क्या सोचते हैं रोमांटिक एज के बारे में। तो इनकी किताब आप सभी लोग पढ़े होंगे, विलियम जे लॉन्ग। तो विलियम जे लॉन्ग क्या कहते हैं रोमांटिक पीरियड के बारे में, तो पढ़ते हैं। ये प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द बॉन्डेज ऑफ रूल्स। तो विलियम जे लॉन्ग का मानना था कि जो रूल्स का बॉन्डेज था उसके अगेंस्ट में रोमांटिक एक रोमांटिक एज एक प्रोटेस्ट था। अब यहाँ पर बॉन्डेज ऑफ रूल्स का क्या मतलब हुआ, वही कि पोइट्री में हमेशा राइम होनी चाहिए, हीरोइक कपलेट में पोइट्री होनी चाहिए, ठीक है, एक मीटर होना चाहिए पोइट्री में। तो उसी चीज़ों से बॉन्डेज का संबंध रखा गया है। द रिटर्न टू नेचर एंड ह्यूमन हार्ट, है ना, उस कहते हैं कि ये और था क्या, द रिटर्न टू नेचर था और ह्यूमन हार्ट, ठीक है। तो लोग जो है नेचर को सोचने लगे थे और थोड़ा सा अपने दिल को शांति देने के लिए नेचर को भी लोग महत्व देने लगे थे, तो विलियम जे लॉन्ग ने कहा था। और देखते हैं कुछ और भी फेमस स्टेटमेंट है। एन एसेंटुएटेड प्रिडोमिनेंस ऑफ द इमोशनल लाइफ प्रोवोक्ड बाय द एक्सरसाइज ऑफ इमेजिनेटिव विजन। बिल्कुल इमेजिनेटिव विजन का प्रयोग हुआ था। इसको किसने कहा है, तो लेगोइश एंड कजामियन। द री अवेकनिंग ऑफ मिडिल एजेस हिंस बियर्स फेल्प्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट ऑफ द इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी। हरफोर्ड ने कहा है इसको। तो मुझे लगता है कि आप एक इनको याद रखिए और इनको याद रखिए, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी जो है रोमांटिक पीरियड में बहुत फेमस हुए थे, उसको अब हम पढ़ते हैं। तो एक और लेट रोमांटिक पीरियड की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक वक्त वर्ड था जिसका नाम था ट्रांसीडेंटलिज्म। तो क्या था ट्रांसीडेंटलिज्म, समझते हैं। ये फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल लिटरेरी मूवमेंट था दैट डेवलप्ड इन द लेट 1820s एंड 1830s। The core belief is in the inherent goodness of people and nature, and while society and its institutions have corrupted the purity of individual, people are at their best when truly self-reliant and independent, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जो सोसाइटी का जो ग्रोथ था उसने लोगों को करप्ट कर दिया था, लोगों की प्योरिटी जो थी वो भंग हो गई थी। तो प्योरिटी को वापस लाने के लिए ट्रांसीडेंटलिज्म मूवमेंट चलाया गया था। एक फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल और लिटरेरी मूवमेंट था। इसका ये मकसद था कि जब लोग जो हैं अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं तो वही पीपल के लिए सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस का कारण बनता है। लेक पोएट, तो लेक पोएट में 3 लोग आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट साउदी आते हैं। हु लिव्ड इन इंग्लिश लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कम्बरलैंड। कम्बरलैंड एक जगह है बाद में जा करके जहाँ पर वर्ड्सवर्थ बस गए थे, तो उसी जगह को यहाँ पर कहा गया है। ये कहाँ है, तो वेस्ट मोरलैंड इंग्लैंड में पड़ता है ना। इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी में ये लोग रहते थे। तो ये तीनों लोग एक ही जगह पर रहते थे जिससे कि वो मिल करके पोइट्री को लिख सकें और जो पोइट्री के बारे में जो नए नए जो पैटर्न है उसको समझ सकें, इसीलिए इनको लेक पोएट कहा जाता है। कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री ब्लैकवुड मैगजीन के द्वारा दिया गया था। जेफरी जिनके एडिटर थे। तो नाम से ही अब तक आप जान चुके होंगे कि ब्लैकवुड मैगजीन ने किसको क्रिटिसाइज किया था। तो रोमांटिक एज के कुछ पोएट थे जिनको खूब इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया था किड्स ने। तो किड्स के अतिरिक्त इन्होंने ली हंट को भी क्रिटिसाइज किया था और बाद में चल के इन्होंने सेली को भी क्रिटिसाइज किया। और यही कारण था कि इन तीनों लोगों को ही इन्होंने कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री नाम से एक टर्म दे दिया गया। ये एक अच्छा टर्म नहीं था, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कॉकने, कोई मकसद नहीं है जिसका, यानी बस जिसका कोकोफोनी का मतलब होता है कि अ साउंड विच इज़ नॉट प्लीजेंट। तो इनके जो वर्क थे उनको लोग प्रेजेंट नहीं मानते थे, तो इसीलिए यहाँ पर कॉकने स्कूल ऑफ पोएट्री कहा गया है। बाद में पीबी शैली को भी ऐड कर दिया गया था। इट इज़ अ डेरिगेटरी टर्म टू ह्यूमिलिएट द लेट रोमांटिक ऑथर्स। निगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, तो ये एक फ्रेज है। दिस इज अ फ्रेज यूज्ड बाय किड्स एंड ही सेड दैट द पोएट हैज नो इंडिविजुअलिटी ऑफ हिज ओन। तो किड्स
कहते हैं कि पोएट का कोई अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होता है, वो जिस वर्क को लिखता है उसी वर्क का हो जाता है। ही बिकम वन विद द थिंग दैट ही इज डिस्क्राइबिंग। ठीक है, तो यही नेगेटिव कैपेबिलिटी है। इट शोज द डिटैचमेंट एंड ऑब्जेक्टिविटी। द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू किड्स इज शेक्सपियर। इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं फ्रेंड। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने क्या हुआ कि एक वर्क लिखा और हम एक टीचर हैं, तो अगर हम जो वर्क टीचर से ही संबंधित लिख रहे हैं तो फिर हम नेगेटिव कैपेबिलिटी के कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम टीचर हैं, लेकिन अगर हम एक्टर के पर्सपेक्टिव से या फिर हम एक लीडर के पर्सपेक्टिव से वर्क लिख रहे हैं और ऐसा हम दिखा रहे हैं कि जो ये वर्क लिखा हुआ है लीडर के बारे में, वह लीडर नहीं है, वो पर्सन लीडर नहीं है, तो वहीं पर नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात आती है। इसको और क्लियरली अगर हम समझाएं तो विलियम शेक्सपियर का जब हम एग्जांपल लेते हैं तो विलियम शेक्सपियर जिस वर्क को लिखते हैं वह उसी वर्क का हो जाते हैं। कोई पहचान नहीं सकता है कि विलियम शेक्सपियर जो हैं उनका वो एक्टर थे कि राइटर थे या फिर क्या थे। लेकिन वहीं पर जब हम अर्नेस्ट हेमिंग्वे की वर्क की बात करते हैं तो हम लोग ये देख पाते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो वर्क होता है उसमें हमेशा वार की बात करते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर की बात करते हैं या फिर हमेशा सोल्जर की बात करते हैं। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज नॉट नेगेटिव कैपेबल, वहीं पर दूसरी तरफ विलियम शेक्सपियर कैपेबल हैं, नेगेटिव कैपेबल हैं। तो इसी को कहा जाता है, यानी आपके वर्क में आपके प्रोफेशन की झलक नहीं देखनी चाहिए, यही है नेगेटिव कैपेबिलिटी। इगोटिस्टिकल सबलाइम क्वाइंड बाय द जॉन किट्स, जॉन किट्स ने इसको क्वाइंड किया था टू डिस्क्राइब द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1818 लेटर टू द रिचर्ड वुडहाउस, यानी एक लेटर में जो कि रिचर्ड वुडहाउस को लिखा गया था, उसी में जॉन किट्स ने ये वर्ड क्वाइंड किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ये एक फ्रेज था जो एक्सप्रेस करता था सेल्फ सेंटर्ड नेचर ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री, पार्टिकुलरली हिज use of narrative voices to convey his own conception of the singular truth। तो उनका अपना अलग से जो ओपिनियन था, सिंगुलर ट्रूथ, सिंगल जो ट्रूथ था नेचर की ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, वो कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेसिव हो गया था। और इसी ऑब्सेसिवनेस को लेकर के इगोटिस्टिकल सबलाइम शब्द जॉन किट्स ने वर्ड्सवर्थ के लिए कहा। अपना अगला जो टर्म है वह है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये क्वाइन किया गया था एस टी कॉलरिज के द्वारा। इज अ टर्म विच मीन्स सस्पेंड वंस क्रिटिकल फैकल्टीज एंड बिलीव द अनबिलीवेबल, सेक्रीफाइस ऑफ रियलिज्म, लॉजिक फॉर द सेक ऑफ जजमेंट। वही कह रहा है कि अगर हम कोई पोएट्री लिखते हैं, अगर उस पोएट्री में साइंस फॉलो नहीं हो रहा है, उस पोएट्री में हम सुपर नेचुरल एलिमेंट का प्रयोग कर रहे हैं जो लॉजिकल नहीं है, तो आप अपना जो लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग है उसको कुछ पल के लिए दूर रखिए और जितना लिख दिया गया है बस आप उसी को एंजॉय करिए। यही है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। हम फिर से वही एग्जांपल लेंगे कि जब हम जंगल बुक देखते हैं, जंगल बुक तो सभी ने देखा होगा, तो उसमें एक लड़का दूसरे जानवरों से बात करता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। लेकिन आप इतना सोचिए ही नहीं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, आप बस इंजॉय करिए कि हाँ एक जो भालू है या फिर शेर है वो एक छोटे से बच्चे से बात कर रहे हैं, बस आप इतना ही समझिए और इसी समझ के साथ आप उसको इंजॉय करिए। यही है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। आप जजमेंटल ना बनिए कि वो सही है कि नहीं है। दरअसल ये टर्म एस टी कॉलरिज ने दिया था, क्योंकि एस टी कॉलरिज ने ही अपने वर्क में गोथिक एलिमेंट्स का प्रयोग किया है और एविल सोल की बात किया है और घोस्ट की बात करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर उनकी पोएट्री व्यर्थ चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की बात कर दिया कि ठीक है, वो हो सकता है कि जो पोएट्री में लिखी हुई चीज़ें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हों, लेकिन आप इतना सोचिए ही नहीं, आप जो लिख दिया गया है आप उसको बस इंजॉय करिए। लास्ट में एक टर्म आता है पोएट लॉरिएट। आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ इसमें। तो अ पोएट हु इज ऑफिशियली अपॉइंटेड टू द इंग्लिश रॉयल हाउस होल्ड। तो इंग्लिश रॉयल हाउस होल्ड के द्वारा कुछ खास लोगों को पोएट अपॉइंट किया जाता था, ताकि जो रॉयल सोसाइटी है या फिर रॉयल हाउस होल्ड में जब कोई इनॉग्रेशन हो, कोई ऐसा यानी समय आ जाए और कोई ऐसा ओकेजन आ जाए जहाँ पर पोएट्री लिखना पड़े, जहाँ पे सॉन्ग लिखना पड़े, तो ये जिम्मेदारी होती थी पोएट लॉरिएट की। द टाइटल वॉज कन्फर्ड बाई लेटर्स पेटेंट बाय द चार्ल्स टू
Charles II and John Dryden, and since then the post has become a singular institution, a regular institution. तो चार्ल्स सेकेंड ने इस पोस्ट को कंटिन्यू कर दिया था, और ऑफिशियल तौर पे जो पोएट लॉरिएट बने थे वो पहले थे जॉन ड्राइडन। ये एग्जाम में पूछता भी रहता है दरअसल, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो रोमांटिक एज में क्या हुआ था कि दो लोग पोएट लॉरिएट बन गए थे। तो 1813 से 1843 तक रॉबर्ट साउदी रहे। ग्रेट पोएट थे फ्रेंड, हम भले ही इनके बायोग्राफी और उनके वे ऑफ स्टाइल के जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी ये ग्रेट थे। और इनका जब डेथ हो गया तो फिर 1843 से 1850 वर्ड्सवर्थ फिर बने। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ बिल्कुल बने। ठीक है, वर्ड्सवर्थ वाज आल्सो द पोएट लॉरिएट फ्रॉम 1843 टू 1850। और उसके बाद 1850 तक ये रहे, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, और उस वक्त विक्टोरियन एज की शुरुआत हो गई रहती है। और इसी वजह से 1850 से लेकर के 1896 तक, काफ़ी लंबे समय तक, रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरिएट बनाया जाता है। और ये ही रहा अपना लेक्चर। तो फ्रेंड अभी तक अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं इसका PDF दे दूँगा। और जल्द ही हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर विक्टोरियन एज में। सो थैंक यू एवरीवन।